हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस की 18th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सीईसीपीए यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। एंड दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। सबसे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मॉरिशस, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये कौन से ओशियन में लोकेटेड है। क्योंकि ये प्रीलिम्स 2021 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्योग्राफी से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछती है। मिनिमम 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहता है, तो ये आपको याद रहने चाहिए। तो अब बात करते हैं इस एग्रीमेंट के डिटेल प्रोविजंस की। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो हमारे टू ट्रेडिंग पार्टनर्स है, दैट इज इंडिया एंड मॉरिशस, ये एलिमिनेट करेंगे ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब टैरिफ होता है बेसिकली, या फिर जो लेट से कि कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के प्रोडक्ट पर विभिन्न देशों के द्वारा, वो आपका ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो दोनों देश है वो कट करेंगे या फिर एलिमिनेट करेंगे ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स its custom duties or duties besides liberalizing norms to promote service trade। तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड प्रमोट हो, इसके लिए एक्शन या एग्रीमेंट लिया गया है। और क्या अन्य फीचर्स है इस CECPA एग्रीमेंट के, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किए गए हैं इंडिया के द्वारा विद द कंट्री ऑफ विद ए कंट्री इन अफ्रीका। और it will cover trade in goods, rules of origin, trade in services, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measure, जो आपको भी पता है कि WTO regime के अंतर्गत आता है ये। साथ ही साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट और मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, ये सब ब्रॉडर एरियाज कवर किए जाएंगे। CECPA आपको भी पता होने चाहिए, जब भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है किसी दो देश के बीच, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, सो दैट भविष्य में अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो इस एग्रीमेंट के तहत ही वो प्रोविजंस हो कि हाउ टू हैंडल द डिस्प्यूट एज वेल एज विच एरिया टू बी फोकस। एंड आप यहाँ देख सकते हो इट कवर्स बोथ ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, एज वेल एज इफ देयर इज ए डिस्प्यूट अराइज, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के भी प्रोविजंस किए गए हैं। along with telecom, financial services, custom procedures, cooperation in other areas, etc. It provides for an institutional mechanism to encourage and improve trade between the two countries। दोनों देशों के बीच बेसिकली ट्रेड इंप्रूव और इंकरेज करने के लिए ये अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा। और बायलैटरल ट्रेड अगर हम देखें दोनों देश को बीच, बायलैटरल का मतलब टू इन्वॉल्विंग टू नेशंस, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया एंड चाइना। बायलैटरल ट्रेड मींस इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड होते हैं उसको हम बायलैटरल कहते हैं। कभी कभी आपने मल्टीलेटरल का भी नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि मोर देन 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। तो ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है। तो आप देख सकते हो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ हैज रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ऑफ 233%। काफी अच्छा डाटा है, 233% का ग्रोथ बायलैटरल ट्रेड में हुआ है फ्रॉम 2005 to 6 टू रीच $690.02 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20। तो काफी बिगर ग्रोथ आप देख सकते हो। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों देशों के बीच कैसे ट्रेड इन रीच हो रही है, और इसी दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के क्षेत्र में ये जो दोनों देश है वो आगे बढ़ रही हैं, सो दैट और ज्यादा ट्रेड बूस्ट हो सके दोनों देशों के बीच। और इंडिया और मॉरिशस रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये सस्टेन्ड है हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेजेस के साथ साथ along with डेवलपमेंट कोऑपरेशंस भी दोनों देशों के बीच होते हैं। डिफेंस एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप, बिकॉज आपको भी पता होने चाहिए कि मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है। एंड पीपल टू पीपल लिंकेजेस, तो दोनों देशों के बीच या किसी भी देश के साथ जो हमारे रिलेशंस में आते हैं, जो जिसके साथ हमारा लिंकेजेज होता है, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो या फिर यूएसए क्यों ना हो, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को बढ़ाना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की, अगर देखा जाए या फिर ट्रेड की बात करें तो। और इंडिया ने एक्सटेंडेड स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी प्रदान किया था मॉरिशस को ऑफ $353 मिलियन टू मॉरिशस इन 2016। ऑल्सो मॉरिशस सेकेंड टॉप सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का
इनटू इंडिया इन 2019-20। ये डाटा आपको याद रखना है। मॉरिशस सेकंड टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई, यानी कि मॉरिशस से एफडीआई जो पूरे देश से आती है। लेट्स से कि इंडिया में एफडीआई जो आती है वो 50 देशों से आती होंगी। तो जो पहले नंबर पर होगा वो कौन होगा आप हमें बताइए। लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वो मॉरिशस है, ये आपको याद रखना है। इट इज नॉट द फर्स्ट बट सेकेंड। लेकिन ये भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। मॉरिशस एक छोटा सा देश है और वहां से अगर सेकेंड हाईएस्ट एफडीआई आ रही है तो क्या ये जो आपका बेस शिफ्टिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसके तहत ब्लैक मनी को दूसरे जगह लेके जाया जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर करके जो आपका होमलैंड नेशन है वहां पर लेकर इन्वेस्ट करवाया जाता है, क्या इस दिशा में ये इंडिकेट तो नहीं करता है? तो ये आप एक पॉइंटर के रूप में हमेशा याद रख सकते हो। तो मॉरिशस, ये आप बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है। तो सबसे पहले मॉरिशस का लोकेशन कहाँ पर है और कुछ 2-3 पॉइंट मॉरिशस के बारे में आपको जरूर याद रहने चाहिए, जैसे उसका कैपिटल क्या है या फिर कुछ स्पेशल फिजियोग्राफी या फिर कोई डिस्प्यूट मॉरिशस के देश के साथ किसी अन्य देश का चल रहा है, उसके बारे में याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल डियोगो गार्सिया कंट्रोवर्सी, ये भी नजर आई थी पिछले ही साल में, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हो। तो इस प्रकार के पॉइंटर्स आप याद रखो क्योंकि यूपीएससी लोकेशन के मामले में जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुआ है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको कि मॉरिशस सेकेंड टॉप सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भारत में, अगर हम 2019-20 के रिकॉर्ड देखें तो। और कुछ फीचर्स याद रखना है आपको सीईसीपीए का, जो 3-4 फीचर्स है ये याद रखने, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इनफ होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। आपको ही पता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट और कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कुछ स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट के। तो सबसे पहली बात करते हैं हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की। तो जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज प्रिफर्ड, यानी कि सम गुड्स विल बी देयर, गुड्स एंड सर्विसेज विल बी देयर व्हिच ट्रेड्स विल बी प्रिफर्ड बिटवीन द कंट्रीज वेयर दीज एग्रीमेंट्स हैज बीन अकर्ड। सो इट इज एन एग्रीमेंट जहां दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स, कंट्रीज बेसिकली, वो प्रेफरेंशियल राइट देते हैं, प्रेफरेंशियल बेसिकली फोकस प्रदान किया जाता है टू द एंट्री ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि पॉजिटिव लिस्ट इज मेंटेन। दो प्रकार के लिस्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव लिस्ट और निगेटिव लिस्ट। तो निगेटिव लिस्ट में क्या होगा कि भाई साहब इन प्रोडक्ट्स पर कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड, कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव लिस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर जो वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज है उसको इसमें डाले जाते हैं। सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन किए जाते हैं, दैट इज द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच टू पार्टनर्स हैव एग्रीड टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल एक्सेस। द नेक्स्ट टाइप इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बारे में आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इनफैक्ट आप आरसीईपी को भी सुन सकते हो, समझ सकते हो, ये भी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही ब्लॉक है। लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि निगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेंटेन किए जाते हैं। और इस निगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि ये वो प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे जहां पर एफटीए के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वहां लागू नहीं होते। फॉर एग्जांपल एफटीए के टर्म्स एंड कंडीशन में अगर बोला गया होगा कि टैरिफ जो है 20%, 30%, 90% तक कम किए जा सकते हैं, तो इस निगेटिव लिस्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो पॉजिटिव लिस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब यह है कि वेरी लार्ज प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सर्टेन प्रोडक्ट्स आर नॉट कवर्ड व्हिच इज लिंक्ड विद नेगेटिव लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। So we have done it and now the next is comprehensive economic cooperation agreement। और ये जो एग्रीमेंट है ये वाइडर होता है than the above two and covers negotiations on trade tariff। तो मोर एक प्रकार से comprehensive, मोर टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखे जाते हैं। ब्रॉडर एंगल होता है comprehensive, नाम से ही पता चल रहा है comprehensive। वैसे आपको ये याद नहीं रखने हैं कि ये जो है ज्यादा comprehensive होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा याद रखने का जरूरत नहीं है आपको।
बस ये याद रखिए कि हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी एक प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट ही है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि CEPA है, और ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है देन CECA and encompasses trade facilitation and custom cooperation in competition and IPR etc. IPR means इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और आप हमें बताइए क्या WTO IPR रिलेटेड इश्यू को डील करता है या नहीं करता? अगर डील करता है, वो कौन सा एग्रीमेंट है जो IPR से इश्यूज को डील करता है? सो हमने बात की इसके बारे में। प्रीलिम्स के लिए आपको यही याद रखना है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, इसके बीच थोड़ा सा डिफरेंसेस याद रखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में निगेटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है और जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन की जाती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट कैबिनेट अप्रूव चेंजेज इन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो बेसिकली ये जो आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, इसमें कुछ चेंजेस की बात की जा रही है और वो चेंजेस बेसिकली कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। अब ये पार्लियामेंट में प्लेस किए जाएंगे, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, ये देखा जाएगा जब वो पास हो जाएंगे। तो ये जो अमेंडमेंट्स की बात कही गई है, इट इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन सेटअप टू इंश्योर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो डेफिनेटली जो आपके चिल्ड्रन उनको स्ट्रेंथन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए किए जाएंगे, बिकॉज एज द टाइम इज गोइंग ऑन देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज आर अराइजिंग एंड टू डील विद दैट देयर इज अ नीड ऑफ चेंज। और क्या चेंजेस प्रमोट किए गए हैं? तो सबसे पहली बात, लिमिटिंग एम्बिट या डेफिनेशन ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। तो जो हीनियस ऑफेंसेस का डेफिनेशन उसके एम्बिट को लिमिट किया जाएगा, यानी कि नाउ क्राइम्स फॉर विच द मिनिमम सेंटेंस इज लेस देन 7 ईयर विल बी कैटेगराइज्ड एज सीरियस, यानी कि वैसे क्राइम जहां मिनिमम सेंटेंस 7 इयर्स का होगा उसे सीरियस की कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉट हीनियस। तो ये चेंजेस किए गए हैं और बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी 2020 अप्रैल में, वो उसी के आधार पर किया गया है। और एट प्रेजेंट एक्ट कंटेन्स ऑफेंसेस अंडर 3 कैटेगरी, जिसमें आपका पेटी ऑफेंसेस आते हैं, सीरियस ऑफेंसेस आते हैं और हीनियस ऑफेंसेस आते हैं। जुवेनिल्स जिनका उम्र 16 to 18 ईयर्स होता है, विच आर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग हीनियस क्राइम्स, उनको एडल्ट्स के कैटेगरी में रखा जाता है। ये आप याद रख सकते हो, अगर हीनियस क्राइम जुवेनिल्स करते हैं तो उनको एडल्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा, इसका मतलब उन्हें एडल्ट जैसा पनिशमेंट प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य की चेंजेस की बात कही गई है, expanding the definition of children in need of care and protection, इसमें बेसिकली इंक्लूडिंग विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज और चाइल्ड लेबर और अबंडेड बाय देयर गार्जियंस। तो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव along with defined eligibility parameters for appointment of members of children welfare committees which decide on children in need of care and protection। तो ऐसे चिल्ड्रन जो केयर एंड प्रोटेक्शन जिनको जरूरत है, तो ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होंगी वो एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स तैयार करेंगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी एंड मेंटेन द बैकग्राउंड चेक्स along with empowering district magistrate। तो कैसे empower किए जाएंगे डीएम को? here head the district child protection unit। तो ये जो डीएम होंगे डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट को हेड करेंगे, साथ ही साथ बैकग्राउंड चेक कंडक्ट करेंगे ऑफ दोज इंटेंडिंग टू सेट अप ए शेल्टर होम। आपको ही पता है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो पर्दाफाश हुआ था, उसके बाद से ये जो सेक्सुअल अब्यूज वाले केसेस है अगेंस्ट द चिल्ड्रन, वो काफी ज्यादा पिकअप हुए थे। उसके बाद वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से आए थे, उसके बाद इस पर काफी ज्यादा एक प्रकार से फोकस भी किया गया था। सो बैकग्राउंड चेकअप किए जाएंगे ऑफ दोज इंटेंडिंग टू सेट अप शेल्टर होम फॉर चिल्ड्रन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। DM and additional DM can issue adoption orders to ensure a speedy disposal of cases and enhance accountability along with। और क्या की रिकमेंडेशंस है? तो इंडिपेंडेंटली एवेल्युएट फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, साथ ही साथ यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेटअप किए जाएंगे उसका इंडिपेंडेंटली एवेल्युएशन किया जाएगा। स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स का भी इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन किया जाएगा, सो दैट कोई भी कसर न छोड़े। एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि इस एक्ट या प्रोविजंस के अगेंस्ट जाने के इन मेंबर सबको जो इंगेज्ड है इन सब क्षेत्र में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की बात करें तो ये बेटर प्रोटेक्शन देता है चिल्ड्रन को। इसके तहत मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन
रिक्वायर्ड है ऑफ ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस along with penal provisions है नॉन कंप्लायंस अगर होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ, प्रोवाइडिंग a standardized degree of care for all, making adoption easier, ये याद रखना है, making adoptions easier। और जब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इनहांस्ड विद एडेड ऑफ न्यू ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड एडेड, ये भी ऐड किए गए, सेल एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, इलीगल एडॉप्शन, कॉर्पोरेट कॉर्पोरल पनिशमेंट इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, गिविंग चिल्ड्रन इंटॉक्सिकेंट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ चिल्ड्रन बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन इन सब के लिए इनहांस किए गए हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू ऑफेंसेस कैटेगरीज if done against the child। So बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है। तो बेसिकली ये जो अभी बिल है ये अभी प्रपोजल स्टेज में है, तो डेफिनेटली जब पार्लियामेंट से पास होंगी तो ये फिर से ये डिस्कशन में आएंगे, लेकिन अभी आपको याद ये रखना है कि जो प्रेजेंट डे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, इसके कम से कम मिनिमम 6 प्रोविजंस याद रखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है और डेफिनेटली ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख सकते हो। सजेशंस जो है ये सब गुड सजेशंस है, बट आपको प्रीलिम्स के लिए हमेशा याद रखना है कि जो एक्ट होते हैं उसके प्रोविजन पूछे जाएंगे, बिल के प्रोविजंस नहीं पूछे जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट अप्रूव्स PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विथ एन आउटले ऑफ 12,000 करोड़ फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। तो बेसिकली कंटेक्स्ट यही है कि आपको भी पता है कि जो हमारे टावर्स होते हैं यानी कि जो टेलीकॉम सर्विसेज आप एंजॉय करते हो अपने मोबाइल फोन में, और वो कैसे आ रही हैं, तो बेसिकली जो वेरियस टेलीकॉम कंपनीज है वो इक्विपमेंट सेटअप करती है जस्ट लाइक टावर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द कम्युनिकेशन टू अकर। सो वो सब के प्रोडक्शन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं वो चाइना से या फिर फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो सबसे पहली बात तो ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत वाला प्रोजेक्ट है वो तो प्रभावित होगा ही होगा। साथ ही साथ आप समझ सकते हो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हाईलाइट करता है, क्योंकि आज के समय में जो डिजिटल साइबर सिक्योरिटी है वो इससे प्रभावित हो सकती है अगर हम अपने प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में या फिर नेटवर्किंग सेक्टर में। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टू कंट्रीब्यूट टू प्रमोट मेड इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, और इसी के लिए ये आपका इंसेंटिव PLI स्कीम लाए गए हैं। और आप समझ सकते हो PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी क्यों लाए गए होंगे। इट इज ऑल बिकॉज राइजिंग साइबर थ्रेट इश्यूज एंड इलीगल इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय द मोबाइल फोन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू द अदर नेशन विदाउट द परमिशन, विदाउट द लीगलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात करें तो ये आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, आउटकम और आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम, जहां पर इंसेंटिव यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल डिस्काउंट कह सकते हो आप, वो दिए जाते हैं, लेकिन वो तभी दिए जाएंगे जब प्रोडक्शन हुआ होगा विद इन द डोमेस्टिक रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के ही डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपका कंपनी विदेश में लोकेटेड है, भले ही वो इंडियन क्यों ना हो, लेकिन वहां पर वो अप्लाई नहीं होंगे जब तक प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होगा, वो आपका ये PLI स्कीम एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये जो न्यू स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सॉरी, और ये जो मूव है इज ए पार्ट ऑफ प्रीवियसली प्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ PLI स्कीम, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि हम PLI स्कीम लाए तो है लेकिन धीरे धीरे से डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करेंगे, तो उसी का इनिशिएटिव है। और अभी जो है मोबाइल डिवाइसेस के क्षेत्र में ये स्कीम अच्छे से काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, साथ ही साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये सब आपको याद रखने हैं। आई थिंक कि 12 सेक्टर्स है जिस पर ये PLI स्कीम्स लागू हो रही है। आपको प्रॉपरली PLI स्कीम के जो सब सेक्टर्स है जिस पर ये लागू हो रही है याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट, तो ये तो है ही है। साथ ही साथ अगर हम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्कीम की बात करें तो इसमें इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज किए जाएंगे अप टू 20 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। लेट्स से
कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड रखा गया है 10 करोड़, तो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 200 करोड़, बिकॉज 20 टाइम्स है, 200 करोड़ तक का इंसेंटिव मिल सकता है। सो इसकी मदद से क्या होगा, तो जो अनयूज्ड कैपेसिटी है कंपनीज की या इन्वेस्टर्स की, वो यूटिलाइज हो सकेंगे, मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकेंगे, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी किया जा सकेंगे, साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट को वो कैटर भी करेगा। ये सब बातें हैं। इंसेंटिव स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम 4% एंड 7% फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन ईयर। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हो कौन कौन से सेक्टर्स ये इनकॉर्पोरेटेड है। कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हो गए, 4G या 5G नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड वायरलेस इक्विपमेंट हो गए। यही सब इक्विपमेंट जो आपके टेलीकॉम सेक्टर में रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब आप समझ सकते हो। बहुत सारे बेसिकली इनपुट्स हैं, तब जाके आपको ये सिग्नल्स या फिर परफेक्ट नेटवर्क आपको मिलता है, चाहे वो 5G हो 4G हो। साथ ही साथ एसएस एंड कस्टम प्रीमिसेस इक्विपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एसएस डिवाइसेस हो गए, या फिर अदर वायरलेस इक्विपमेंट एंड इंटरप्राइजेज इक्विप्ड लाइक स्विचेज राउटर्स, इन सब पर भी इंसेंटिव मिल सकते हैं। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड रखा गया है खासकर एमएसएमईज के लिए, वो 10 करोड़ से, एंड फॉर अदर्स इट इज 100 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 शेल बी ट्रीटेड एज बेस ईयर, ये आप देख सकते हो फॉर कंप्यूटेशन। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम की, तो ऑफसेटिंग द ह्यूज इंपोर्ट ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, वो आपको पता है कि ह्यूज वॉल्यूम एंड वैल्यू में टेलीकॉम इक्विपमेंट को इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर हम इस इंसेंटिव्स को इस सेक्टर में लाएंगे तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ री इन्फोर्सिंग विथ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और जनरेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टैक्स रेवेन्यू। डेफिनेटली अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो डेफिनेटली ये जो एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ टैक्स रेवेन्यू अलॉन्ग विद जो आपका सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी हैंडल हो सकेगा। बात करते हैं आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है। पीएलआई स्कीम के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। किसका है ये स्कीम, ये भी याद रखना है। इट इज ए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मेटी के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आता है। और किस किस सेक्टर को कवर करता है ये आप याद रखो। जैसे यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर को कवर किया जा रहा है, साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसे भी कवर किया जा रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर उसे भी कवर किया जा रहा है। ये कम से कम मिनिमम 7-8 सेक्टर आपको याद रहने चाहिए, सो दैट आप एलिमिनेट कर सके। और ये और जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं इस स्कीम के तहत कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। इन्वेस्टर विल बी इंसेंटिवाइज्ड अप टू 20 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड अलोंग विद ये जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर रेंजेस बिटवीन 4 एंड 7%, ये भी आपको याद रखने हैं। So let's move to the next article, friend. It is about Reserve Bank of India issues directions for housing finance company. तो हम बात करते हैं कि क्या डायरेक्शंस इश्यू किए गए हैं। तो अगर हम बात करें इस आरबीआई की न्यूली जनरेटेड गाइडलाइंस की, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है। बेसिकली अगर हम बेसिक में जाएं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, या फिर जो पीपल के जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कैटर कर सकती हैं। तो ये बैंक्स हो सकते हैं या फिर नॉन बैंक्स हो सकते हैं। तो बैंक्स में तो सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सर्टेन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्राइटेरिया और जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की, वो भी डिफरेंट होती है। और एनबीएफसीज को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट कर सकते हैं। लेट से किसी भी रेगुलेट किया जा सकता है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो सकते हैं, और भी कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, IRDAI भी हो सकते हैं, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हमारा आरबीआई ही है। तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और कुछ कंडीशंस होते हैं। तो आप देख सकते हो एनबीएफसी को कैटेगराइज करने के लिए आपका फाइनेंशियल एसेट इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट्स है उसका अप्रोक्स 60% जो फाइनेंशियल एसेट्स है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग होना चाहिए। आउट ऑफ द टोटल एसेट्स नॉट लेस देन 50% शुड बी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स। ये दूसरा क्राइटेरिया है, आपको याद रखने हैं। लास्ट ईयर रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वो हैंड कर दिए गए थे ओवर टू आरबीआई फ्रॉम नेशनल हाउसिंग बैंक, ये आपको याद रखना है। करंटली ये जो आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इसको आप रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, ये बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है।
और न्यू डायरेक्शंस आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग द अफेयर्स ऑफ एनी HFCs फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स। तो ये जो न्यू डायरेक्शन इश्यू किए गए इट इज ऑल बिकॉज कि जो कंडक्ट HFCs करता है इन ए मैनर which is detrimental to the interest of investors and depositors, उस कंडक्ट को रोका जाए, कम किया जाए एंड इवेंचुअली एलिमिनेट किया जाए। की डायरेक्शंस क्या दिए गए हैं तो देख सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट एंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फॉर HFC अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी प्रदान किए गए हैं कि सर्टेन कैटेगरीज के लिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होने चाहिए। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट यानी कि वो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी मस्ट बी अवेलेबल सो दैट अगर कोई क्राइसिस आ जाए या रिस्क आ जाए तो उस लिक्विडिटी से हम उस क्राइसिस से कुछ समय तक टाले जा सकते हैं। मेंटेनिंग लिक्विडिटी कवरेज रेशियो टू प्रमोट रिजिलियंस टू लिक्विडिटी डिस्ट्रप्शन। और जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की, एक प्रकार से ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होता है। लिक्विड यानी कि विच आर इजिली कन्वर्टेबल टू द कैश या फिर विच इज इटसेल्फ कैश। तो अगर हम LCR की बात करें तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज अ प्रोपोर्शन ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट which can be easily and immediately converted into cash a little or no loss of value to the net cash flows. तो ratio of high quality liquid asset to the total net cash flow of an HFC, इसको हम liquidity coverage ratio कहते हैं। और specified loan to value ratio for different types of loans, क्योंकि NBFCs का एक फंक्शन तो ये भी होता है कि वो लोन प्रदान करते हैं लेकिन वो डिफरेंट सेक्टर्स को प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो लोन टू वैल्यू रेशियो होगा वो डिफरेंट करवाए जा सकते हैं और इसे ही स्पेसिफाई किए गए हैं इस न्यू डायरेक्शंस में। और जब हम बात करते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो तो ये लार्जेस्ट अलाउएबल रेशियो है लोन साइज टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। लेट्स से कि आप NBFC के पास गए या फिर आप बैंक के पास गए और आप वहां से लोन लेना चाहते हो तो बदले में आपको कुछ कोलेट्रल तो रखनी पड़ेगी। हो सकता है वो कोलेट्रल की वैल्यू आपकी 1 लाख की हो लेकिन बैंक बोलेगा नहीं हम 1 लाख का लोन नहीं देंगे, हम देंगे आपको 80,000 का लोन या फिर 70,000 का लोन। तो ये जो आपका गैप आ रहा है इट इज कॉल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट एंड व्हाट यू आर गेटिंग एज ए लोन इज कॉल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो। is the largest allowable ratio of loan size to the value of property barred housing finance company from lending against their own shares। तो ये भी बात है। तो बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये लोन टू वैल्यू रेशियो आपको याद रखनी है और इसके ये जो आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है ये याद रखना है आपको। और इसमें इसके कुछ एप्लीकेशंस याद रखिए कि LCR बढ़ेंगे या घटेंगे या LTV बढ़ेंगे या घटेंगे तो क्या इफेक्ट होंगे। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोन टू वैल्यू रेशियो इज ए टूल विच इज यूटिलाइज्ड बाय द RBI फॉर क्वालिटेटिव मेजर्स टू इन्फ्लुएंस द लिक्विडिटी इन द मार्केट। और ये जो आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है तो ये याद रखना है आपको। इट इज रेगुलेटेड बाय द RBI, प्रीवियसली इट वाज रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये जो क्राइटेरिया की मैंने बात की कि व्हाट इज द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर एन NBFC टू बी कैटेगराइज्ड एज HFC, तो वो 2 क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। बस प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इनवाइट्स सजेशंस ऑन ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम देखते हैं इस ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यू मस्ट इंक्लूड गोवा, एंड अलोंग विथ कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं जो वाटर बॉडी से तो शेयर करते हैं साथ ही साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और साथ ही साथ आपको बेसिकली याद ये रखना है कि आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वैसे तो ये बियॉन्ड द स्कोप बट यू नीड टू रिमेंबर वेस्टर्न घाट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वर्सेस ईस्टर्न घाट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बट लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये जो लाई गई है outlines the vision and strategy to utilize oceanic resources available in the country। आपको पता है इतना ह्यूज कोस्ट लाइन है और ह्यूज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ह्यूज डिपॉजिट ऑफ रिसोर्सेस है, चाहे वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो, चाहे वो आपका पेट्रोलियम रिजर्व हो। तो ये जो ओशियनिक रिसोर्सेस इंक्लूड्स द फिशेस आल्सो। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए जो विजन एंड स्ट्रेटजी है वो आउटलाइन की गई है और इट एम्स टू इनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी टू इंडिया GDP
improve lives of coastal community, preserve marine biodiversity, maintain national security of marine areas and resources as well. और अगर हम बात करें इस ड्राफ्ट की बेसिक थीम्स की, तो इट फोकसेस ऑन 7 थीमेटिक एरिया. द फर्स्ट वन इज नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी. तो एक फ्रेमवर्क लाए जाएंगे, नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियनिक गवर्नेंस, along with coastal, marine, spatial planning and tourism, because tourism is one of the components that can be promoted and can generate huge revenue to the state as well as central government. Marine fisheries, aquaculture and fish processing, along with manufacturing, emerging industries, trade, technology, services and skill development. Logistic infrastructure and shipping include transshipment, coastal and deep sea mining and offshore energy, along with security, strategic dimensions and international engagement. तो इस थीमेटिक एरिया पर हम फोकस कर सकते हैं. बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, ये आपको मेंस के लिए काफी अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्लू इकोनॉमी की बढ़ रही है भारत के लिए. क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको याद रखने की जरूरत है. इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ नियरली 7,500 किलोमीटर्स. काफी बिग कोस्ट लाइन है. नॉट ओनली बिग कोस्ट लाइन बट आप देख सकते हो नियरली 199 पोर्ट्स है. जब हम 199 पोर्ट की बात करते हैं तो मेजर पोर्ट जिस 12 ये 12 और एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है 13th मेजर पोर्ट. आप हमें बताइए कि वो 13th मेजर पोर्ट कौन से राज्य में कंस्ट्रक्ट हो रहा है. और ऑल दीज पोर्ट्स हैंडल approximately 1400 यानी 1400 million tons of cargo each year. When we say cargo, it means goods and which are coming from one nation to another or to India to another nation. India has an exclusive economic zone. When we say exclusive economic zone, यानी कि the area from the coastal boundary up to 22 nautical miles is considered as exclusive economic zone. और अप्रोक्स 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. इसका मतलब इस रीजन में जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे इसको एसेस करने का, यूज करने का अधिकार एक्सक्लूसिवली इंडिया के पास है, चाहे वो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस या फिर कोई अन्य नेचुरल रिसोर्सेज ही क्यों ना हो. इंडियन कोस्टल इकोनॉमी सस्टेन्स ओवर 40 लाख फिश फॉक एंड कोस्टल कम्युनिटीज. ब्लू इकोनॉमी गिव्स इम्पेटस टू यूएन एसडीजी गोल 14. और SDG 14 basically focus on life below water and this draft defines blue economy. आप देख सकते हैं इसमें as the entire system of ocean resources and man-made economic infrastructure. तो this draft considers both oceanic resources and man-made economic infrastructure in marine, maritime, onshore coastal zone within India's legal jurisdiction, which aid in the production of goods and services and have a clear linkages with economic growth, environmental sustainability and national security. तो बात करते हैं, ये आप देख सकते हो गुजरात जो आपका कोस्टल स्टेट्स है जो अरेबियन सी की तरफ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. आपको क्या याद रखने हैं मैंने आपको बताया. साथ ही साथ आप देख सकते हो ये आपका लक्षद्वीप है और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इधर है. और बेसिकली ये जो आपका EEZ है ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का. देख सकते हो ये टोटल कितने का एरिया का है, तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया भारत का एक्सटेंड करता है. ये देख सकते हैं इतना बड़ा भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया है, आप समझ सकते हो. और फिर अगर हम बात करें ये सब जो आपका कलर है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स कम to what is important for prelims 2021. तो you can see here सबसे पहले आपको ये क्या कहते हैं ये कोस्टल स्टेट्स के बारे में पता होने चाहिए which shares international boundaries as well as which are coastal in nature. स्टेट्स को काउंट का पता होना चाहिए आपको. साथ ही साथ इंडिया का कोस्ट लाइन नियरली 7,500 किलोमीटर है, ये भी याद होना चाहिए. इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स है जो कोस्टल स्टेट्स में लोकेटेड है, उनके आपके नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट या फिर साउथ टू नॉर्थ अलाइनमेंट जो भी हो आपको याद होने चाहिए मेजर पोर्ट्स के, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर पोर्ट्स. एंड ये जो आपके गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ है इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए. गल्फ ऑफ खंबात किधर है, गल्फ ऑफ कच्छ किधर है और गल्फ ऑफ मन्नार किधर है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज अबाउट शॉर्ट टर्म न्यूज. इट इज अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स. तो RBI हैज अनवील्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. अगर हम बात करें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की तो इट इज ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस
that a bond investor buys against potential defaults by corporation, यानी कि the corporation has been defaulted or has the potential to default, तो जो इन्वेस्टर्स इस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किए हो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, सो दैट अगर वो डिफॉल्ट हो भी जाए तो इनके उनके पैसे, इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो और ये इन्हें मिल जाए. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. इफ द अंडरलाइंग बॉन्ड डिफॉल्ट्स, इश्यूअर ऑफ द सीडीएस, यानी कि जिन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स इश्यू किए हैं वो पे करेंगे डिफॉल्ट के लिए. ए प्रीमियम इज चार्ज डेफिनेटली, और सीडीएस इज इश्यूड बाय इंश्योरेंस कंपनी और बाय एनी परमिटेड रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी, मेनली बैंक. और आरबीआई ने डिफर किया है इंट्रोड्यूसिंग सीडीएस इन 2011 बिकॉज सीडीएस इज सीन एज बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. और उसका वन ऑफ द फैक्टर वाज सीडीएस बिकॉज आपको ही पता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था, जो बेसिकली जो बोरोवर्स थे, हालांकि उनकी क्षमता तो नहीं थी लोन रिपे करने के लिए, फिर भी भारी मात्रा में उनके द्वारा लोन लिए गए थे और बाद में वो डिफॉल्ट कर गए थे. दिस वाज लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. So let's move to the next article. It is about submission on plant protection and plant quarantine, SMPQ. तो जब हम बात करते हैं SMPPQ की, तो ये सब स्कीम है ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत कृषि उन्नति योजना ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. अंडर दिस प्रोग्राम या मिशन, regulatory monitoring, surveillance and capacity building functions are performed for minimizing loss to the quality and yield agricultural crops from the ravages of insect pest, disease, weeds, etc. वेरियस कंपोनेंट जो इसके तहत हैं, तो आप देख सकते हो स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, SMPMA, including locust control and research, a strengthening and modernization of plant quarantine facilities in India. It is all because कि हम पेस्ट या फिर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को आने से रोके, इसलिए क्वारंटाइन किए जाते हैं. आपको भी पता है कि जब कोविड-19 का क्राइसिस आया था तो तो क्वारंटाइन पॉलिसीज लाई गई थी सो दैट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस को रोका जाए. तो जस्ट लाइक इट इज आपका स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इज देयर. And let's move to the next article. It is about enhanced delegation of financial powers to armed forces. तो क्या context है? Cabinet under other capital procurement procedures of defense acquisition procedure 2020 approved enhanced delegation of financial powers under capital procurement. But how much? 100 crore तक to levels below vice chief of armed forces. और ये फर्स्ट टाइम है जब फाइनेंशियल पावर्स आर्म्ड फोर्सेस में डेलीकेट किए गए हैं बिलो वाइस चीफ लेवल. अब अभी तक वाइस चीफ लेवल तक ये अलाउ था फाइनेंशियल पावर यूज करना कैपिटल प्रोक्योरमेंट किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट को लेकर. द स्टेप्स आर इन लाइन विद गवर्नमेंट विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया स्कीम फॉर ए रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज अबाउट इको पैक्ट ग्रीन कंक्रीट. So basically it is a new low carbon range of concrete. Basically it is a type of concrete but low carbon range concrete और introduce किए गए हैं for a high performing sustainable and circular construction. It comprises 30 to 50% lower embodied carbon content. ये आप याद रख सकते हो, 30 to 50% lower embodied carbon content है as compared to the standard concrete. Also it is a superior durability and finish as compared to the conventional concrete. Let's move to the next article. It is about border road organization. काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं और आपको इसे याद रखना है. और क्या कंटेक्स्ट है बेसिकली, तो यूनियन बजट 2021-22 हैज प्रपोज्ड फंडिंग और इंक्रीज करने के लिए फॉर BRO सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा सके फ्रंटियर एरियाज यानी कि दोज एरिया विच इज सराउंडिंग द बॉर्डर ऑफ द इंडिया. और ये बिल्कुल याद रखना है, ये जो BRO है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और BRO is engaged in road construction to provide connectivity to difficult and inaccessible regions in the border areas of the country. It maintains operations in 21 states, 1 UT, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नेबरिंग कंट्रीज एज वेल. ये याद रखना है, नेबरिंग कंट्रीज में भी ये अपनी फैसिलिटीज प्रदान कर सकते हैं विद एग्रीमेंट विद द नेबरिंग नेशन एंड द गवर्नमेंट सच एज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड. याद रखना है आपको इसके बारे में बिकॉज इट इज ए न्यूज अबाउट यूनाइटेड नेशन, तो याद रख सकते हो आप.
Indian origin, Preeti Sinha has been appointed as Executive Secretary of United Nations Capital Development Fund. And when we talk about UNCDF, it provides public and private finance work for the poor in the world's 46 least developed countries, and it was established by UNGA and United Nations General Assembly in 1966. Its mandate is to assist developing countries in development of their economies by supplementing existing sources of capital assistance by means of grant and loans. Our mandate was modified in 1973 to serve first and foremost, not exclusively the least developed country. So friends, ये थी हमारी आज की डिस्कशन. होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक इट, please share it and comment if you want to ask some questions. Thank you friends. Thank you very much.